हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई निशा में। हमने समास के दो प्रकार तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास इन दोनों के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम तीसरा प्रकार है जो कि हमारा है द्विगु समास, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। द्विगु समास की आपकी परिभाषा क्या होती है कि जिस समास का पहला पद मैंने आपको बताया था, यानी कि पूर्व पद, ठीक है, वो संख्यावाचक होता है और जिससे समुदाय का बोध होता है। समुदाय का मतलब होता है समूह होना। ठीक है, समुदाय को हम समूह भी कह सकते हैं। तो उसमें समूह का बोध होता हो, उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको समझाऊंगी। देखो, पहले डेफिनेशन लिख लिया हम। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, और जिससे समुदाय या समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, उदाहरण दे रही हूँ मैं यहाँ पे। जैसे पहला है हमारा पंचवटी या त्रिलोक, ठीक है, या दोपहर या चौराहा। ऐसे जो समस्त पद है उनका विग्रह करने पर हमें इस बात का पता चल जाएगा कि इसमें क्या होगा। ठीक है, अब जैसे मैं ले रही हूँ चौराहा हमने लिया है समस्त पद। ठीक है, अब इसका हम विग्रह करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि चार राहों का समूह, यानी कि जो चार रास्ते जाते हैं उनका जो समूह होता है उसे ही हम चौराहा कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मैंने लिखा चार राहों का समूह है। ठीक है, चार में हमारे क्या आ गया, संख्या बता रहा है हमें। ठीक है, चार संख्या बता रहे हैं और इसमें राहों का समूह बता रहे हैं, यानी कि जो रास्ते जा रहे हैं उनका हमें इसमें समूह बता रहे हैं। तो इसमें समूह का बोध भी हो रहा है और संख्या का भी इसमें बोध हो रहा है। ठीक है, तो इन विग्रह को हम एक स्थान पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा समस्त पद, और समस्त पद का हम अगर अलग अलग स्थानों पर अलग भागों में इनको लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा विग्रह। ठीक है, और पहले पद में हमारा आ रहा है संख्या। ठीक है, और इसमें हमारे राहों का समूह, यानी कि जो रास्ते हैं उनका हमें समूह का बोध भी इसमें करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो उदाहरण आते हैं वो आपके द्विगु समास के होते हैं। ठीक है, जैसे एक दो और देख लेते हैं। नवरत्न का क्या होता है, विग्रह करेंगे तो नवरत्न का हो जाएगा नौ रत्नों का समाहार। क्या हो जाएगा, नौ रत्नों का समाहार। ठीक है, ऐसे
फिर जैसे एक दो और देख लेते हैं हम, जैसे पंचवटी। ठीक है, पंचवटी कर लेते हैं पहले। एक दो उदाहरण दे दूँ तो आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। पंचवटी, तो पंचवटी का विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 वटों का समूह है। ठीक है, 5 वटों का समूह है, यानी कि उनमें जो झोपड़ियाँ वगैरह होती है वो 5 स्थान, ऐसे 5 अलग अलग जगहों पे पाई जाती है, और वो फिर पूरी जगह हो जाती है पंचवटी, जहाँ पे भगवान राम जाके रहे थे और उसमें सीता माता जी का वो हरण हुआ था वो। फिर जैसे हम और ले लेते हैं त्रिलोक, जिससे चौथा हो जाएगा त्रिलोक। तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 3 लोकों का समूह है, 3 लोकों का समूह है। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ रहा है। पहला, इनका विग्रह करने पे हमारा पहला पद जो है वो है हमारा आ रहा है संख्या में। ठीक है, वो संख्या का बोध करवा रहा है। और आगे जो है इसमें लोको, जैसे वटो, रत्नो, राहो, तो इनमें हमें इनका समूह बता रहा है, यानी समूह का इसमें बोध करवाया जा रहा है। तो हम इसमें पहचान लेंगे, इसमें हम पहचान सकते हैं आसानी से कि इसमें कौन सा समास है हमारा। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है द्विगु समास, के बाद में हमारा आता है द्वंद्व समास। ठीक है, जो कि अब हमारा आता है चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे, कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद यानी कि जो पहला पद आ रहा है जो कि है पूर्व पद, और दूसरा पद जो कि है उत्तर पद, तो वो दोनों पद ही प्रधान होते हैं अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, उनमें से कोई ना तो कोई बड़ा होता है ना ही कोई छोटा होता है। बस उसमें अंतर ये होता है कि उन दोनों पद जो है वो उन दोनों पदों के बीच में और शब्द का है, वो और जो शब्द है वो लगता है, यानी कि उसका उसमें लोप होता है। ठीक है, इसमें समझा रही हूँ, देखो मैं आगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों में और शब्द का लोप होता है, यानी कि और शब्द उसमें आता है, और शब्द का लोप होता रहता है। जैसे देखो, जिसे ऊपर लगा दूँ आपको जल्दी समझ में आएगा। समस्त पद, इसका आगे हम करेंगे विग्रह। ठीक है, अब इसमें हम समस्त पद क्या लेंगे, देखो जैसे कि माता पिता, भाई बहन, रात दिन, सुख दुख, देश विदेश। ठीक है, धनी निर्धन, ये जो आपके पद है तो ये तो हो जाएगा समस्त पद। अब इनका विग्रह करेंगे तो इनके बीच में हम ले आएंगे और शब्द को। ठीक है, जैसे बताऊं, देखो माता पिता। ठीक है, अब इनका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता, ऐसे हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर जैसे एक दो और देख लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, जैसे सुख दुख। तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सुख और दुख,
सुख और दुख। ठीक है, जैसे एक दो ले लेते हैं, जैसे मान लो रात दिन। ठीक है, रात दिन, तो इसका हम विग्रह करेंगे तो हमारे हो जाएगा रात और दिन। रात और दिन। ठीक है, ऐसे हम इनका विग्रह बना सकते हैं। जैसे जन्म मरण, नर नारी, पूर्व और पश्चिम, राजा और रानी, पेड़ पौधे। ठीक है, और जैसे राधा कृष्ण है, सीताराम है, छोटे जो पद है उनका विग्रह करेंगे तो हमारे ऐसे जो पद है उनमें हम और शब्द को बीच में लाके हम उनका विग्रह आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और लिख दो यहाँ पे जन्म मरण। ठीक है, जन्म मरण, तो इसका हो जाएगा जन्म और मरण। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आया। इसमें देखो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इनमें छोटा बड़ा कोई भी पद नहीं होता, दोनों पद प्रधान रहते हैं इसमें। और इन दोनों पदों में हम और शब्द का लोप लेते हैं, यानी कि इसमें और शब्द का लोप होता रहता है। ठीक है, उसे ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको समझ में आया। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। द्विगु समास किसे कहते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि हमें उसमें संख्या का बोध करवाए, और जिससे समुदाय का बोध होता है, यानी कि जिसमें समूह का बोध होता हो, उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे चौराहा। ठीक है, तो 4 राहों का समूह है, तो पहला 4 है जो हमें संख्या का बोध करवा रहा है, और राहों का समूह है, यानी कि 4 राहें हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पे वो जा रहे हैं, तो उन 4 राहों का एक स्थान पे हम समूह ले रहे हैं, उसका एक ही नाम ले रहे हैं, सीधा चौराहा। ठीक है, तो समूह का बोध हो रहा है, यहाँ पे 4 रास्तों का बोध हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। फिर जैसे त्रिलोक है, पंचवटी है, नवरत्न है आपके, तो इनमें पहला पद आपका आ रहा है संख्या, तो इसमें संख्या का बोध करवा रहा है, और बाद में इसमें आपके समूह का बोध इसमें करवा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अपने अपनी जगहों पे, और उन दोनों पदों के बीच में हम और शब्द का लोप लेते हैं, यानी कि और शब्द को हम लगाते हैं, और फिर उनको पूरा उनका विग्रह यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको समझ में आया अच्छी तरीके से? चलो, अच्छी बात है, समझ में आया। तो अगर आपको इसमें ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे, और लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।